अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश खुर्रम शादो आबाद रखे, आप लोगों की हर मुश्किल, हर परेशानी और हर बीमारियों को आपसे दूर रखे। और अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ मकासिद को, तमन्नाओं को और मुरादों को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं मेरी बात की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए नए आने वाले लोग, सिर्फ देख कर न जाइए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट्स भी लिखिए। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है निशाना और इसके राइटर हैं ताहिर जावेद मुग़ल साहब, जिनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और मैंने शायद डाली भी हैं, इनकी कहानियाँ अपलोड की भी हैं, तो इनकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो शुरू करते हैं। 5 साल, जी हाँ 5 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। ये सारा अरसा मैंने उसे समझाने बुझाने में सर्व किया है, ये बताने में सर्व किया कि जो कुछ था सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलती की वजह से था। मैंने बड़े सब्र से उसके ज़ख्मों के मनमल होने का इंतज़ार किया है, बड़ी मोहब्बत से उसकी वापसी की राह देखी है और आज मेरा इंतज़ार रंग लाया। मैंने पहली बार उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट देखी है। इस कहानी को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमें तकरीबन 8 साल पहले जाना होगा। मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। हमारे साथ वाली कोठी में एक फैमिली बतौर किराएदार रहने आई। ये लोग अटक के रहने वाले थे। फैमिली के सरबराह शिराज साहब एक प्राइवेट फर्म में सीनियर अकाउंटेंट थे। उनका एक बेटा अपनी फैमिली समेत दुबई में मुकीम हो चुका था। एक बेटी यासिम जो बीएससी की तालबा थी, उनके साथ ही रहती थी। जल्द ही दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। मुझे भी गाहे बगाहे यासिम की झलक नज़र आ जाती थी। वो एक खुश रंग, खुश अदा और दिल लुभा जाने वाली लड़की थी। निहायत साफ रंगत, जाज़िब नज़र और नुक़ूश और नाक की फुनंग पर एक नन्हा सा तीर जो इसकी महबूबियत में इजाफ़ा करता था। जल्द ही हम दोनों में राह व रस्म पैदा हुई, जो बढ़ते बढ़ते दोस्ती और फिर मंतकी तौर पर मोहब्बत में बदल गई। मेरी बहन और वालदा को भी यासिम बहुत ज़्यादा पसंद थी। दूसरी तरफ यासिम की वालदा भी मुझे बड़ी शफ़क़त की नज़रों से देखती थी। ताहम यासिम के वालिद शीरा साहब को ये सूरत हाल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो मजहबी जहन के आदमी थे। इसके अलावा वो इन लोगों में से थे जो मसलक वग़ैरह की पाबंदी में बड़ी सख्ती करते हैं। CSS का इम्तिहान मैंने अच्छे नंबरों से पास किया। इन दिनों एक नया ट्रेंड चला था, अच्छी फैमिलीज़ के पढ़े लिखे लड़के पुलिस में भर्ती हो रहे थे। हुकूमत भी इस सिलसिले में उनकी हौसला अफजाई कर रही थी। मैं ज़ाती तौर पर पुलिस में जाना तो नहीं चाहता था, मगर पता नहीं क्या हालात हुए कि मैंने पुलिस महकमा ज्वाइन कर लिया। एक मजबूरी की वजह से मेरी इब्तिदाई तकर्रुरी बतौर DSP हुई। जिस्म पर वर्दी सजाकर मैंने खुद को एक नई ही दुनिया में महसूस किया, एक ऐसी दुनिया में जो मेरे मिजाज से मुख्तलिफ थी, लेकिन जहाँ इख्तियार, वक़ार और ख़ुद को अहमियत दिए जाने का एक गुनागू एहसास मौजूद था। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मुझे लगता है मैंने यासिम को उसी वक्त खोना शुरू कर दिया था जब मेरी पुलिस की मुलाजमत शुरू हुई थी। यासिम को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर शीरा साहब अब मुझसे और ज़्यादा खींचे खींचे रहने लगे थे। कभी उनसे मुलाकात होती तो वो इल्मी हवाले से कोई गैर ज़रूरी बहस छेड़ देते, जिसका इख्तिताम उमूमन बदमज़गी या तल्ख़ कलामी पर होता। मुझे ये पता चला कि वो यासिम का रिश्ता अपने एक भाई की तरफ करने का इरादा रखते हैं। यासिम की वालदा कुछ बीमार रहती थी। यासिम अक्सर उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ नज़र आती थी। दूसरी तरफ मैं भी अपने कैरियर के आगाज़ पर पूरी तवज्जो दे रहा था। मुख्तलिफ ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे लाहौर से बाहर ही रहना पड़ता था। अक्सर हालात ऐसे थे कि मेरे और यासिम के ताल्लुकात में कुछ सद्मोहरी सी आती चली गई। मैं इस सद्मोहरी को महसूस तो कर रहा था, लेकिन मुझे तवक्का थी कि जल्द ही हम दोनों इस वक्ती मसरूफियत के नरगे से निकल आएंगे और अपने अपने ताल्लुकात को पहले जैसी आबोताब के साथ बहाल कर लेंगे। मुझे हरगिज़ पता नहीं था कि जुदाई सर पर खड़ी है और यासिम अपनी फैमिली के साथ लाहौर से शिफ्ट होकर कोयटा जा रही है। मैं लाहौर के ही एक ट्रेनिंग सेंटर में था जब यासिम ने मुझे कॉल करके बताया कि वो लोग एक हफ्ते तक ये घर छोड़ देंगे। ये खबर मेरे लिए एक शौक की तरह थी। उसी रोज़ शाम को मैं और यासिम एक रेस्टोरेंट में मिले। हमने देर तक बातें की, वही बातें जो आर्जी तौर पर जुदा होने वाले प्रेमी एक दूसरे से किया करते हैं। मैंने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा, यासिम, मुझे लगता है कि
हम दिन ब दिन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जैसे सूखी रेत मुट्ठी से फिसल रही हो। वो जख्मी अंदाज में मुस्कुराई। आप मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। अगर हमारे दिल पास हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। हम रोज़ एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, अपने अपने तौर पर हालात को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते रहेंगे। और वो चली गई, जो इतना करीब रहकर भी मेरी नहीं हो सकती थी। सैकड़ों मील दूर जाकर अपनी मजबूरी और हालात की सितम ज़रूरी से कैसे लड़ सकती थी वो। धीरे धीरे वो दूर होती चली गई। उसके फ़ोन आना कम हो गए और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसी तरह 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया और फिर एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर था और छापा मार टीम के साथ एक नामी ग्रामी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा जा रहा था, मेरे सेल फ़ोन पर मेरी बहन आबरू की कॉल मौसूल हुई। आबरू ने अफसरदा लहजे में मुझे इत्तला दी। उसकी मालूमात के मुताबिक कोयटा में यासिम की शादी हो चुकी है। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। मैं अपने प्रोफेशन में खुसूसी दिलचस्पी ले रहा था। मैं महकमे के उन चंद लोगों में भी शामिल हुआ जो मौसम बहार में एक मुअत्तलाती दौरे के लिए लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह भेजे जाते हैं। हम नई भर्ती के लोग महकमे में ताज़ा हवा के झोंके की तरह थे। मोटी तोंद वाले और सुस्तुल वजूद इंस्पेक्टर्स, डीएसपीज़ और एसपीज़ वगैरह के झुरमुट में हम खुसूसी तौर पर चाक व चौबंद और स्मार्ट नज़र आते थे। अक्सर लोग धोखा खा जाते थे, ख़ास तौर से जब हम सादा कपड़ों में होते तो लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे कि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैंने गन शूटिंग में स्पेशल तरबियत हासिल की थी। 2-3 ख़तरनाक छापों में मैंने अपनी इस तरबियत का अमली मुज़ाहरा किया तो लाहौर की सतह पर मुझे महकमे के अंदर जाना पहचाना जाने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है, वो अगस्त का एक आम सा दिन था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। शाम के वक्त ही अंधेरा महसूस होने लगा था। मैं अभी अभी थाने पहुंचा था और अभी वर्दी भी नहीं पहनी थी। मेरे सेल फोन पर कॉल मौसूल हुई। मैंने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ उभरने वाली आवाज़ को मैंने चंद सेकंड में ही पहचान लिया। ये यासिम थी। वो आवाज़ दबाकर हिजानी अंदाज में बोल रही थी, सरफराज प्लीज़ मदद करो, मैं ख़तरे में हूँ, मेरे शौहर भी ख़तरे में हैं, हम दोनों को वो मार देगा, सब कुछ लूट लेगा, प्लीज़ सरफराज। मैंने जल्दी से नंबर देखा, फिर कहा, तुम कहाँ पर हो यासिम? यहीं लाहौर में हूँ, होटल ब्लू स्काई में, स्वीट नंबर 318। इसने शराब पी रखी है और वो कुछ वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसका फिक्र अधूरा रह गया। किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ मैंने फ़ोन में बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। उसी के साथ ही कोई निहायत करख्त और भारी आवाज़ में कुछ बोला था। अल्फाज बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। प्लीज़ सरफराज, यासिम ने एक बार फिर घिघियाई हुई आवाज़ में कहा। उसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। यूँ लगा था जैसे वो किसी बाथरूम वगैरह में घुसकर फ़ोन कर रही हो। होटल ब्लू स्काई लिबर्टी के इलाके में था और ये इत्तेफाकन यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैंने अपने सब इंस्पेक्टर आदिल को साथ लिया और भागता हुआ अपनी जीप तक पहुँचा। कुछ ही देर बाद हमारी जीप आंधी की रफ्तार से लिबर्टी मार्केट की तरफ उड़ी जा रही थी। सायरन मुसलसल बज रहा था, जिसकी वजह से हमें निस्बतन आसानी से रास्ता मिल रहा था। लिबर्टी के नज़दीक पहुँचकर मैंने आदिल को सायरन बंद करने की हिदायत की। जीप पार करके हम दोनों दौड़ते हुए होटल के अंदर दाखिल हो गए। हम सादा लिबास में थे। किसी ने हमारी तरफ खुसूसी तवज्जो नहीं दी। पता चला कि स्वीट नंबर 318 तीसरे फ्लोर पर है। हम बज़रिए लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और बिल्कुल खामोश था। स्वीट नंबर 318 का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर डिस्टर्ब न करें का नन्हा सा बोर्ड आवेजा था। खामोश और बंद दरवाजे को देखकर यकीन नहीं हुआ कि उसके दूसरी जानिब एक निहायत ही संगीन वारदात हो रही है। एक ऐसी वारदात जिसमें एक लड़की की इज्जत और जान शदीद खतरे में है। मैंने सरकारी पिस्तौल हाथ में लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 दस्तकों के बाद किसी ने करख्त और भारी आवाज़ में पूछा, कौन है? जवाब में आदिल ने मुअद्दब अंदाज में कहा, वेटर है। अंदर से निहायत गसीले लहजे में कहा गया, तुम्हें बाहर साइन नहीं नज़र आता है? उसके बाद खामोशी छा गई। अंदाज़ा होता था कि अंदर घुसा हुआ शख्स दरवाज़ा खोलने पर आमादा नहीं है। यकीनन वो ख़तरनाक भी था। मेरी निगाहों में 2-2.5 माह पहले का एक मंजर घूम गया। हम एक 14 साला मगवी लड़के को छुड़ाने के लिए मुशाहिदा कर रहे थे। ज़बरदस्ती कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की गई तो अगवाकार ने लड़के को गोली मारकर ख़त्म कर दिया और बाद-ए-अज़ा भागने की कोशिश में खुद भी तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया।
अचानक ही मेरे ज़हन में एक और बात आई। इस 6 मंजिला होटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ 6 मंजिला शॉपिंग प्लाज़ा भी था। होटल के कमरों की ज़्यादातर खिड़कियाँ उसी प्लाज़ा के सामने खुलती थीं। मैंने आदिल को इशारा किया और हम दोनों सीढ़ियों के ज़रिए तेज़ी से नीचे उतरे। सरकारी पिस्तौल पहले ही हमने अपने लिबास के अंदर मौजूद रखे हुए थे। जेब में एक लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप भी रखी हुई थी। मैंने टेलीस्कोप कपड़े के अंदर लपेट कर और आदिल के साथ लपकता हुआ शॉपिंग प्लाज़ा में पहुंच गया। हम सीधे मैनेजर के ऑफिस में गए। वो मुझे पहचानता था। हमें देखते ही खड़ा हो गया। मैंने उसे मुख्तसरीन अल्फाज में सूरत हाल बताई। 2 मिनट बाद हम शॉपिंग प्लाज़ा के चौथे फ्लोर पर एक खाली फ्लैट के अंदर मौजूद थे। फ्लैट के बैरूनी खिड़की में से वसी उस सड़क के पार होटल ब्लू स्काई की 6 मंजिला इमारत साफ नज़र आ रही थी। तारीकी अब गहरी हो चुकी थी। होटल की बेशतर खिड़कियाँ रोशन नज़र आ रही थी। 3rd फ्लोर स्वीट नंबर 318 मैंने ज़ेरे लब कहा और उंगली पर गिन का हिसाब लगाया। जगह का तयन करने के बाद मैंने टेलीस्कोप आंखों से लगाई और रोशन खिड़की का जायज़ा लेना शुरू किया। अचानक मुझे अपने जिस्म का सारा खून सर के ऊपर चढ़ता हुआ महसूस हुआ। मैंने मतलूबा खिड़की ढूंढने में कामयाब रहा। खिड़की के करीब 1/3 हिस्से पर पर्दा था। बाकी में से अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। यासिम का चेहरा मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा था, ताहम मैंने उसके जिस्म और बैठने के अंदाज से पहचान ही लिया कि वो यासिम है। उसने गहरे गुलाबी फूलों वाली सलवार कमीज़ पहन रखी थी। कानों में बस एक तिलाई झुमका था, एक शायद गिर गया था या उतार लिया गया था। 25-26 साल का एक कबूल सूरत नौजवान बाईं तरफ सोफे पर बैठा था। उसके ऐन सामने सांवली रंगत और गहरे भद्दे नकुश वाला एक लहीम शहीम शख्स खड़ा था। उसने सुर्ख टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें से उसके मजबूत बाजुओं की मछलियां नुमाया नज़र आ रही थी। मैंने टेलीस्कोप को उसके चेहरे पर फोकस किया। उसका निस्फ चेहरा पर्दे के पीछे था, ताहम जितना नज़र आ रहा था उससे अंदाज़ा होता था कि वो एक सख्त गिर शख्स है। उसकी उम्र 30-32 के लगभग थी। सोफे पर बैठा नौजवान अपनी नाक पर ऐनक दुरुस्त करते हुए लहीम शहीम शख्स से कुछ कह रहा था, जिसका जवाब लहीम शहीम शख्स सख्त रुई से दे रहा था। मैंने खिड़की के बिल्कुल कोने में जाते हुए अपनी नज़र का जाविया बेहतर करने की कोशिश की। मुझे इसमें कामयाबी हुई। मुझे सुर्ख टी शर्ट वाले शख्स लहीम शहीम के हाथ में एक तेज़धार छुरी नज़र आई। वो बात करते हुए उस छुरी को बार बार हरकत दे रहा था। सोफे पर बैठा नौजवान इनकार में सर हिला रहा था। मैंने टेलीस्कोप अपने सब इंस्पेक्टर आदिल को थमाई। उसने भी होटल की रोशन खिड़कियों का जायजा लिया। सूरत हाल वाज़ेह थी। सुर्ख शर्ट वाले ने यासिम और उसके शौहर को यरगमाल बना रखा था। फिलहाल हमें उसके हाथ में फ़कत एक तेज़धार छुरी नज़र आ रही थी, मगर यकीनी बात थी कि उसके पास आतिशगी हथियार भी मौजूद होगा। यासिम ने ज़रा सा रुख फेरा तो उसका चेहरा पूरा का पूरा मेरे सामने आ गया। पिछले 2 साल में उसमें ज़रा सी भी तब्दीली पैदा नहीं हुई थी। वही दिल में खुब जाने वाली आंखें, वही लंबे घने बाल, वही थोड़े से उभरे हुए गाल जो इस वक्त हालात की संगीनी के सबब जर्द नज़र आ रहे थे। उसके सर से दुपट्टा गायब था और गिरेबान थोड़ा सा फटा हुआ था। उसका दिलकश जिस्म नुमाया हो रहा था और वो अपने गिरेबान को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शर्ट वाला उससे फ़कत 5 इंच के फासले पर मौजूद था और उसकी निगाहें बार बार यासिम के गिरेबान की तरफ उठ रही थी। मेरी ताकतवर टेलीस्कोप ने मुझे ये सब चीज़ें वज़ाहत से दिखा दी थी और मेरे जिस्म में चिंगारियाँ से भरने लगी थी। मेरी हो ही नहीं सकी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो थी। मैं उसे इस मुसीबत में नहीं देख सकता था, ख़ास तौर पर इस हालत में कि मुझे उसकी मदद के लिए पुकारा भी उसी ने ही था। मुझे अंदाज़ा होने लगा था कि होटल के स्वीट नंबर 318 में सूरत हाल किसी भी वक्त संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। मैंने टेलीस्कोप से निगाह हटाते हुए सब इंस्पेक्टर आदिल की तरफ देखा और उससे कहा, गाड़ी से गन ले आओ। जी सर, आदिल ने कहा और तेजी से नीचे चला गया। गाड़ी यानी जीप की चाबी उसी के पास थी। 2 मिनट बाद स्टैंड गन मेरे पास लाकर रख दी। ये इशारिया 50 किलोमीटर की गन थी। इसके साथ एक छोटा सा स्टैंड भी होता है। ये ज़बरदस्त निशाना लेती है। मैंने गन को चेक किया और एक बार फिर अपनी आंखें टेलीस्कोप की अक्सों से लगा दी। कमरे में सूरत हाल बिगड़ रही थी। सुर्ख शर्ट वाला गसीले अंदाज में बोलते हुए अपने भद्दे होठों को तेजी से हरकत दे रहा था। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर नौजवान को धक्का दिया। उसका चश्मा गिर गया, जैसे उसने जल्दी से दोबारा अपनी आंखों पर लगा लिया। एक लम्हे के लिए लगा कि सुर्ख शर्ट वाला छुरी से नौजवान पर हमला कर देगा, मगर यासिम तेजी से सामने आई। उसने अपने शौहर के सामने आकर हाथ जोड़ दिए और मन्नत करके अंदाज में कुछ कहने लगी। मैं साफ देख नहीं सकता था, लेकिन बात यकीनी थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
ان لمحوں میں وہ اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو بھی تقریباً بھول گئی تھی۔ اس کا ہیجان خیز جسم یقیناً سرخ شرٹ والے کے اشتعال میں اضافہ کر سکتا تھا۔ یاسم کی منت سماجت سننے کے بعد اس کا شوہر اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ ایک چابی گھما کر اس نے الماری کے پٹ کھولے اور مختلف چیزیں نکال کر قالین پر پھینکنے لگا۔ اس نے الماری کی ایک بڑی دراز بھی نکال کر سرخ شرٹ والے کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ انداز سے آیا تھا کہ وہ سرخ شرٹ والا شخص اسی کے مطالبے پر اس نے الماری کی تلاشی دے رہا ہے۔ غالباً سرخ شرٹ والا ان دونوں سے زیورات یا کیش کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مینیجر فلیٹ سے باہر کھڑا تھا۔ میں اور عادل فلیٹ میں بیرونی کھڑکی کے سامنے تھے۔ ہم نے فلیٹ کے اس حصے کو نیم تاریک ہی رہنے دیا تھا۔ میں نے گن ایک 4 فٹ اونچے اسٹول پر رکھا اور اسے سوئٹ نمبر 318 کی کھڑکی کی طرف پوائنٹ کیا۔ گن کے ساتھ اس کی اپنی ٹیلیسکوپ بھی اٹیچ ہوتی ہے۔ میں نے اسے کھڑکی کے منظر پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میری ہدایت کے مطابق عادل نے علاقے میں پیٹرول کرتی ہوئی 2 پولیس موبائل سے بھی رابطہ کیا اور انہیں ہوٹل بلو اسکائی کے سامنے پہنچنے کی ہدایت دی۔ میں جب دوبارہ کھڑکی کے اندر کا منظر دیکھنے میں کامیاب ہوا تو سچویشن کچھ اور زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میری نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی کہ یاسم کے گلابی پھولوں والی قمیض کا گریبان کچھ اور پھٹ چکا ہے۔ اس کے شوہر سے اپنی بات منوانے کے لیے سرخ شرٹ والے نے یاسم سے دست درازی کی تھی یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ ہوا تھا۔ سرخ شرٹ والا کرخت انداز میں بول رہا تھا۔ یاسم کا شوہر انکار میں سر ہلا رہا تھا۔ یاسم ایک بار پھر منت سماجت کے انداز میں شوہر سے کچھ کہتی نظر آئی۔ میں نے آنکھ گن کے ٹیلیسکوپ سے لگا دی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ میرے پاس 2 آپشن تھے، ایک یہ کہ سرخ شرٹ والے کو شدید زخمی کرنے کے بعد فائر کروں، دوسرا یہ کہ عین اس کی پیشانی پر گولی مار کر اس کو ٹھنڈا کر دوں۔ میری مہارت کا امتحان تھا اور یہ امتحان آج میں اس لڑکی کے لیے دے رہا تھا جو مجھ سے جدا ہونے کے باوجود میرے دل کی گہرائیوں میں بسی ہوئی تھی، جس کے لیے میں ہر حد پار کر سکتا تھا اور ہر مشکل جھیل سکتا تھا۔ میں نے گن کا دستہ اپنے کندھے سے پیوست کیا، اپنی ٹریننگ کے مطابق ایک گھٹنا زمین پہ ٹکایا اور دایاں رخسار گن کے ساتھ لگا کر ایک آنکھ بند کر لی۔ کمرے کے اندر سرخ شرٹ والا غصے کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ کسی بھی وقت نوجوان کو جان لیوا طور پر زخمی کر دے گا اور یاسم کو لے کر بیڈ روم میں گھس جائے گا یا اسی طرح کوئی اور غلیظ حرکت کر گزرے گا۔ دوسری طرف یاسم کا شوہر بھی خاطر خواہ مزاحمت کر رہا تھا۔ وہ سرخ شرٹ والے کو ترکی بہ ترکی جواب دے رہا تھا۔ اس کے باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہے۔ پھر اچانک سچویشن دھماکہ خیز ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ یاسم چلاتی ہوئی دروازے کی طرف گئی لیکن وہ باہر نہیں جا سکی۔ اندازہ ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک کر دیا گیا ہے۔ وہ پلٹی اور اپنے شوہر کو حملہ آور سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ یکایک ان دونوں میں سے ایک کی کوہنی پورے زور سے یاسم کے منہ پر لگی اور وہ بیچاری لڑکھڑا کر دیوار سے جا کر ٹکرائی اور بائیں طرف گر کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے 101% یقین تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ تیز دھار چھری سرخ شرٹ والے کے ہاتھ میں تھی۔ اب کسی بھی وقت وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں اپنی پوری مہارت استعمال کرتے ہوئے اسپرنٹ گن سے نشانہ لے رہا تھا۔ میری انگلی ٹرائیگر پر تھی اور ساری حساسیت سمیٹ کر نگاہ میں آ گئی تھی۔ مجھے ایک یادگار نشانہ لے کر یاسم اور اس کے شوہر کو شدید ترین خطرے سے بچانا تھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ احساس بھی تھا کہ اگر میری چلائی ہوئی گولی یاسم کے شوہر کو لگ گئی تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اگلے 40-50 سیکنڈ میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے تھے۔ کم از کم 3 بار سرخ شرٹ والا میرے عین نشانے پر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گولی چلاتا وہ یاسم کے شوہر کی اوٹ میں چلا گیا۔ یاسم کا شوہر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا جب اسے ٹھوکر لگی اور وہ پشت کے بل صوفے پر گرا۔ اس کا گریبان بدستور سرخ شرٹ والے کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ سرخ شرٹ والے کے دوسرے ہاتھ میں کچن کی تیز دھار چھری تھی۔ یہی لمحے تھے جب سرخ شرٹ والا ایک بار پھر بالکل صاف میرے نشانے پر آیا۔ یہ بڑی قیمتی لمحے تھے۔ میں نے سانس روکی اور اپنے ہاتھ کو پتھر کی طرح ساکت کیا اور ٹرائیگر دبا دیا۔ شاندار طاقتور اسپرنٹ گن نے دھماکے سے شعلہ گلا
तकरीबन 100 मीटर दूर होटल की खिड़की में सुर्ख शर्ट वाले के बालाई धड़ को शदीद धचका लगा। वो बाईं तरफ लुढ़क कर मेरी निगाह से ओझल हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोली उसकी गर्दन के बालाई हिस्से में लगी थी और गोश्त को चीरती हुई सर के पिछले हिस्से से निकल गई थी। मैं जानता था कि आदिल का एक साथी एसआई शौकत अपने 3 मुसल्लह कांस्टेबल्स के साथ स्वीट नंबर 318 के कॉरिडोर में पहुंच चुका है। मैंने आदिल से कहा, शौकत से कहो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, बंदे को गोली लग गई है। आदिल ने फौरन मेरी हिदायत पर अमल किया। हम भागते हुए सीढ़ियां उतरे और सड़क पार करके होटल ब्लू स्काई में दाखिल हो गए। कुछ ही देर बाद हम स्वीट नंबर 318 के सामने थे। इसका दरवाज़ा चौपट खुला था। कॉरिडोर में डरे हुए चेहरे थे। स्वीट के अंदर पुलिस की नफरी नज़र आ रही थी। मैंने स्वीट के पहले कमरे में ऐनक वाले नौजवान को देखा। उसका रंग जर्द हो रहा था। शौकत ने उसे फर्श पर औंधा गिराकर उल्टी हथकड़ी लगवा दी। उसको क्यों पकड़ा है? मैंने चिल्लाकर शौकत से पूछा। सर, ये भाग रहा था, शौकत ने हाँफती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा और दूसरे कमरे में पहुंचा। मुझे सामने वाले कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। ये यासिम की आवाज़ थी। वो होश में आ चुकी थी। मैंने उस कमरे में झांका और दंग रह गया। यासिम सुर्ख शर्ट वाले शख्स की खून आलूद लाश से लिपटी बिलक बिलक कर रो रही थी। उठो, खुदा के लिए उठो, वो दिलदोज आवाज़ में बोली। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और चंद सेकंड साकित रही, फिर मुझ पर झपटी। उसने अपने खून आलूद हाथों से मेरा गिरेबान पकड़ा और मुझे झिझोड़ कर बोली, ये तुमने क्या किया? ये तुम लोगों ने क्या किया? तुमने मेरे नासिर को मार दिया, तुमने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं शिकस्ता ज़दा खड़ा रह गया। मनाजिर इंसान को धोखा देते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कानों सुनी और आंखों देखी भी गलत हो सकती है। मैं और आदिल ऐनक वाले नौजवान को यासिम का शौहर समझते रहे, लेकिन वो एक हिस्ट्री शीटर सज्जाद था। उस पर डकैती और आबरू रेजी वगैरह के कई मुकदमात दर्ज थे। हमने उसकी सूरत से धोखा खा लिया, बल्कि दोनों की सूरतों से धोखा खाया। सुर्ख शर्ट वाला यासिम का शौहर था। उसने खुद को और यासिम को बचाने के लिए तेज धार छुरी किचन टेबल से उठाई थी, मगर उस छुरी की सज्जाद को कोई परवाह नहीं थी। उसने यासिम की पिंडली से एक छोटा सा ताकतवर बम बांध रखा था। उसका नन्हा सा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था। यासिम हाथ जोड़ जोड़ कर जो मिन्नतें कर रही थी, वो अपने शौहर से नहीं बल्कि हमला आवर से कर रही थी। बेशक मनाजिर धोखा देते हैं, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। अगले 7-8 माह तक मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद यासिम ने मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका रवैया कुछ नरम पड़ गया। मेरे सीने में अब भी उसकी मोहब्बत की जोत जगी है। मैं उसे दिलो जान से चाहता था। यासिम के वालिद 1 साल पहले वफात पा चुके हैं। वालदा उनसे भी चंद माह पहले ही जुदा हो चुकी हैं। यासिम का अभी कोई बच्चा नहीं था। वो अपनी बड़ी बहन के वहाँ रह रही थी। मैंने पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ गाहे बगाहे उससे मिलना जारी रखा। हर तरह से उसके दुख को बांटता रहा। हाँ, मैं तो 5 साल की बात कर रहा था। जी हाँ, 5 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। ये सारा अरसा मैंने यासिम को समझाने बुझाने में सर्फ किया, ये बताने में सर्फ किया कि वो जो कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ था। मैंने बड़े सब्र के साथ उसके ज़ख्मों को मनमल होने का इंतज़ार किया है, बड़ी मोहब्बत से उसकी वापसी की राह देखी है और आज मेरा इंतज़ार रंग लाया है। मैंने पहली बार उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट देखी है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द ये मुस्कुराहट नुमायाँ होगी और मेरी वीरान ज़िंदगी के सहरा में हरियाली के आसा नमूदार हो जाएंगे। बस इतनी थी ये कहानी। बस अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।